हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि श्रद्धा मनोज के प्रीलिम्स क्लियर हो जाने से उससे बहुत प्रभावित हो गई और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती आगे बढ़ने लगी। अब श्रद्धा को मनोज के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगा। अब आगे एक दिन विकास सर की क्लास में घुसते ही मनोज ने देखा कि सर के यहाँ साफ सफाई करने वाला लड़का बाहर स्टूल पर बैठा है और श्रद्धा जमीन पर बैठकर उसके पैर पर मरहम पट्टी कर रही है। 2-3 स्टूडेंट वहां खड़े यह दृश्य देख रहे हैं। पूछने पर एक लड़के ने बताया कि छोटू के पैर में चोट लग गई है और श्रद्धा अपने कमरे से फर्स्ट एड किट लाकर उसकी ड्रेसिंग कर रही है। श्रद्धा ने कहा, भैया चिंता मत करो, 2 दिन बाद पट्टी बदल दूंगी। श्रद्धा ने मनोज को देखा तो मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों श्रद्धा को इस तरह एक गरीब लड़के की मदद करते देख मनोज की आंखें भीग गई। श्रद्धा ने मनोज को भावुक होते देखा तो पूछा, क्या हुआ मनोज? मनोज कुछ नहीं बोला। दोनों क्लास में चले गए। क्लास के बाद दोनों साथ साथ वापस जाने लगे। श्रद्धा के एक हाथ में उसका फर्स्ट एड किट था, दूसरे हाथ में किताबें। मनोज ने श्रद्धा के हाथ से किट ले लिया। वह अपने आप को श्रद्धा की तारीफ करने से रोक नहीं पाया। श्रद्धा, तुम बहुत संवेदनशील हो। श्रद्धा को उसकी तारीफ में कुछ अतिशयोक्ति लगी। उसने कहा, नहीं मनोज, मैं एक BA MS डॉक्टर हूँ, मेरा यह कर्तव्य था। मनोज ने अपने अतीत के किसी तकलीफ को याद करते हुए कहा, श्रद्धा, कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो पैसा न होने पर किसी बुखार से तपते लड़के को अपने क्लिनिक से भगा देते हैं। इस दुनिया में तो तुम जैसे अच्छे लोग बहुत कम ही रह गए हैं। श्रद्धा को अपनी तारीफ सुनकर ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत का पुरस्कार उसे मिल गया हो। मनोज ने ग्वालियर के डॉक्टर जैन की घटना श्रद्धा को सुनाई। श्रद्धा ध्यान से वह घटना सुनती रही। उसका हॉस्टल आ गया। मनोज नेहरू विहार की ओर मुड़ गया। आज श्रद्धा गेट पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसने महसूस किया कि क्लास के इस योग्य लड़के के भीतर कोई अलग ही लड़का छिपा है जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना है। विकास सर ने 10 दिन के लिए निबंध की कैप्सूल क्लास शुरू की। पांडे ने मनोज के साथ विकास सर की निबंध की क्लास ज्वाइन कर ली। मनोज उसके साथ न बैठकर उसके आगे वाली पंक्ति में श्रद्धा के साथ बैठ गया। श्रद्धा के साथ उसका बैठना पांडे को अखर गया। मनोज श्रद्धा से हंस हंस कर बातें कर रहा था। पीछे पांडे का चेहरा अपनी रंगत बदल रहा था। पांडे को इस बात से कष्ट हो रहा था कि मनोज की दोस्ती एक लड़की से कैसे हो गई। मनोज ने जब पांडे को घूरते हुए देखा तो समझ गया कि मामला बिगड़ रहा है। उसने पांडे के गुस्से को कम करने के उद्देश्य से श्रद्धा का परिचय पांडे से कराते हुए कहा, पांडे जी, ये श्रद्धा हैं। इनकी भी एक विषय हिंदी है। BA MS डॉक्टर हैं, बहुत योग्य हैं। लेकिन पांडे पर श्रद्धा की तारीफ का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी सीट पर बैठते हुए अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करते हुए मनोज से कहा, मनोज जी, श्रद्धा तो बहुत योग्य हैं, पर क्या आपने इन्हें बता दिया कि आप 12th में फेल हो गए थे? मनोज का दिल धक्क से रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे श्रद्धा के सामने इस तरह से बेइज्जत कर देगा। श्रद्धा पांडे का वाक्य सुनकर मनोज की तरफ देखने लगी। मनोज उससे नजरें चुरा रहा था। श्रद्धा उसे अच्छी लगने लगी थी। पता नहीं अब श्रद्धा उसके बारे में क्या सोचेगी। उसे दोस्ती रखेगी या उसे पढ़ाई में कमज़ोर मानकर मिलना बंद कर देगी। क्लास शुरू हो गई। श्रद्धा पूरी क्लास में गंभीर बैठी रही। उसकी गंभीरता से मनोज आशंकित हो रहा था। वह समझ गया था कि श्रद्धा अब उसे किसी तरह पसंद नहीं करेगी। पांडे अपना काम करके विकास सर द्वारा पढ़ाए जा रहे आर्थिक विकास और बाजारवाद विषय पर तल्लीनता से उनका लेक्चर सुन रहा था। क्लास खत्म होने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, क्या मैं तुमसे 10 मिनट बात कर सकती हूँ? इस प्रश्न से मनोज घबरा गया। पता नहीं क्या कहना चाहती है श्रद्धा। शायद वह यही कहना चाहती है कि वह एक 12th फेल लड़के से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती। श्रद्धा भी तो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती करना चाहती होगी जिसका IAS या IPS बनना तय हो। मनोज इसी उधेड़-बुन में श्रद्धा के साथ साथ चलता रहा। पांडे ने मनोज को श्रद्धा के साथ जाते हुए देखा तो उसे पास बुलाकर कहा, मनोज जी, आप दिल्ली पढ़ने आए हैं, ये प्रेम लीला बंद कीजिए। क्या अंशु दीदी ने इसी काम के लिए तुम पर भरोसा किया था, इसलिए तुम्हें पैसे दिए थे? पांडे ने उसे अपने विशिष्ट तरीके से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। मनोज को
अभी भी पांडे पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपना गुस्सा दबाते हुए बड़े विनम्र स्वर से इतना ही कहा, पांडे, श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है। इतना कहकर आशंकित और भयभीत मनोज श्रद्धा के पास पहुंच गया। मुखर्जी नगर में जूस की दुकान के नज़दीक पहुंचकर श्रद्धा ने उससे पूछा, क्या आप 12th में फेल हो गए थे? फिर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम कैसे निकल गई? मनोज की जैसे सांस अटक गई। उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। कहीं श्रद्धा उसे झूठा तो नहीं समझ रही, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरी प्रीलिम्स नहीं निकली, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हाँ, उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी श्रद्धा, इसलिए मैं फेल हो गया था। 10th में नकल हो गई थी, इसलिए 3rd डिवीज़न से पास हो गया था। झूठ के सहारे दूसरों को प्रभावित करने वाला मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल सका। सच्चाई का आत्मविश्वास मनोज के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि यह लड़की उसके भीतर बस गई है, इसलिए उसके बारे में सब जानती है। कुछ भी इससे छुपा नहीं है, इसलिए कुछ भी इससे छिपाने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा के हॉस्टल के नज़दीक पहुंचकर दोनों हॉस्टल के सामने वाली पार्क में जाकर बैठ गए। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 बार दिया, पर MBBS के लिए नहीं चुनी गई। BA MS किया मैंने अपने पापा को निराश कर दिया था। बहुत मेहनत के बाद भी मुझे नहीं पता मैं क्यों असफल हो गई थी। शायद सिविल सर्विस में सफल होकर पापा की उम्मीदों को पूरा कर पाऊँ। तुमने तो 12th फेल हो जाने के बाद भी पहली ही बार में प्रीलिम्स क्लियर कर ली। सच में यह बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं भी मोटिवेट हो गई हूँ। पांडे का दांव उल्टा पड़ गया था। 12th फेल की कहानी सुनाकर श्रद्धा को मनोज से दूर करने की कोशिश बेकार हो गई थी। मनोज की सच्चाई जानकर श्रद्धा उससे दूर नहीं हुई, बल्कि उसकी कहानी से वह प्रेरित हो रही थी। श्रद्धा के इस उदार मन को देखकर मनोज देर तक अपने गांव और ग्वालियर के किस्से उसे सुनाता रहा। श्रद्धा कभी उसके संघर्ष के किस्से सुनकर गंभीर हो जाती, तो कभी आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखती रहती, कभी किसी बात पर देर तक हंसती रहती। शाम अब रात में तब्दील हो गई थी। अतीत को, अपनी असफलताओं को भुलाकर दोनों भविष्य में सफलता की राह पर बढ़ना चाह रहे थे। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा केवल 10 दिन बचे थे। अव्यवस्थित सी तैयारी थी मनोज की। इतिहास और हिंदी साहित्य के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान के 2 कठिन पेपर भी होने थे, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई थी। इन पेपरों में संविधान, भूगोल, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर सभी कुछ पूछा जाएगा। पैसों के अभाव में वह सामान्य अध्ययन और इतिहास की कोचिंग नहीं कर सका था। इंग्लिश का 300 नंबर का कंपलसरी पेपर पास करना भी जरूरी है। सुकून की बात यह थी कि इस पेपर के नंबर मुख्य परीक्षा में जुड़ते ही नहीं हैं, लेकिन 300 में से यदि पासिंग मार्क्स 100 नंबर नहीं आए तो शेष किसी पेपर की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। हिंदी साहित्य के बचे हुए सिलेबस को पूरा करने के लिए विकास सर ने अंतिम क्लास रात को ली। मनोज की हिंदी साहित्य की कोचिंग पूरी होने को थी, इस कारण से उसे अब वापस ग्वालियर जाना था। पर इस अंतिम क्लास के समय मनोज श्रद्धा के बारे में सोच रहा था। वह नहीं जानता कि श्रद्धा अब उसे कब मिलेगी भी या नहीं। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी दूरी, 2-3 महीने की दोस्ती क्या जीवन भर की दोस्ती बन पाएगी, उसे नहीं पता। पर उसकी इच्छा है कि कितनी भी बड़ी दुनिया हो, कितनी भी दूरी हो, श्रद्धा उसमें हर जगह मौजूद रहे, हमेशा मौजूद रहे। रात भर चलने वाली इस क्लास में मनोज श्रद्धा को देखकर यही कल्पना करता रहा कि वह इस लड़की के साथ ही हमेशा रहे तो कितना अच्छा हो। दिल्ली की अपनी आखिरी क्लास में मनोज श्रद्धा की कल्पनाओं में ही डूबा रहा। क्लास सुबह 6 बजे तक चलती रही। मनोज सोचता रहा अपनी अनिश्चित भविष्य के बारे में। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, सफलता, असफलता, कुछ भी निश्चित नहीं। क्या सफलता इतनी आसान होती है? क्या सेलेक्ट होना इतना आसान होता है? पता नहीं। अगर सेलेक्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वह श्रद्धा से कह देगा कि वह उससे प्यार करता है, पर यदि अभी कह दे तो श्रद्धा एक असफल लड़के को क्यों चुनेगी? आखिरी क्लास में उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा रुकना, मैं विकास सर से मिलकर आता हूँ। मनोज विकास सर से मिलने चला गया। सर को क्लास के लड़के लड़कियों घेरे हुए थे।
मनोज को देखकर सर ने उसे मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। उसने सर के पैर छुए और वापस बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि श्रद्धा सामने के पार्क के बेंच में बैठी हुई है। पार्क में बहुत सुबह की धुली हुई धूप निखर आई थी। श्रद्धा के अलसाए चेहरे पर सुबह की पीली धूप सोने जैसी चमक रही थी। मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैं आज शाम को ग्वालियर चला जाऊंगा। वह श्रद्धा से कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रद्धा ने उसे आगे की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। मनोज, तुम बहुत मेहनती हो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। खूब मेहनत से मुख्य परीक्षा देना। जीवन में कभी हम लोग फिर से मिले तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि सफल मनोज दिल्ली में मेरा दोस्त था। अंतिम वाक्य सुनकर मनोज को लगा कि वह श्रद्धा को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। वह इस तरह से उसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने कहा, क्या हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? श्रद्धा ने कुछ देर सोचते हुए जवाब दिया, हम दोस्त तो हैं ही मनोज, पर मुझे नहीं पता मैं आगे कहाँ पढ़ूंगी। सिविल सर्विस की तैयारी का क्या भविष्य है? मुझे डिग्री के बाद इंटर्नशिप भी करनी है। कुछ निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है मेरा। अगले महीने मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी। आगे की तैयारी मैं शायद अपने घर से ही करूँ। श्रद्धा मनोज के बारे में अनिश्चित की स्थिति में थी। उसे नहीं पता था कि वह मनोज से कब तक और कितनी दोस्ती रखना चाहती है। मनोज को आज श्रद्धा अचानक अपने से दूर जाती हुई दिखी। वह उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन जिंदगी की डगर सीधी सरल नहीं है। वह इतनी उबड़ खाबड़ है कि कोई सपना इतनी आसानी से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मनोज नहीं जानता था कि एक बार दूर होने पर दोबारा कैसे ढूंढ पाएगा वह श्रद्धा को। उसने कहा, क्या तुम्हारा अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर मुझे मिलेगा? श्रद्धा ने उसकी कॉपी पर अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर लिख दिया। उम्मीद खत्म नहीं होती कभी। मनोज की इच्छा हो रही थी कि वह श्रद्धा की कॉपी पर रखी अपनी हथेली को थाम ले, पर बिना श्रद्धा की इच्छा से कैसे संभव होता यह? काश वह इस हथेली पर विदा के समय पेन से अपना नाम लिख पाता। सीने में ही दबी रही उसकी यह इच्छा। उसने अपने मन की बात को कहने की फिर हिम्मत की। श्रद्धा, मेरी अभी तक का जीवन संघर्ष में बीता है, पर मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा, न ही कभी छोड़ पाऊंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे सपने जरूर साकार हो जाएंगे। मनोज ने अपने सपनों को श्रद्धा के साथ एक में कर दिया, पर श्रद्धा उसकी भावनाओं में नहीं बही। उसने मनोज की भावनात्मक बातें सुनकर संतुलित जवाब दिया, मनोज, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। किस 12th फेल होने के बाद अपनी असफलताओं ने घबराकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। तुम्हें देखकर मुझमें भी पढ़ाई की ललक बनी रहती है। मनोज को लगा कि यही लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। यही लड़की है जो कुछ देर खामोशी बनी रही, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी जयशंकर प्रसाद की किताब कामायनी को देखते हुए श्रद्धा से पूछा, क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं श्रद्धा? मनोज पढ़ना चाह रहा था श्रद्धा का मन, पर इतना आसान कहाँ होता है किसी के मन को पढ़ना। पता नहीं मनोज, श्रद्धा के स्वर में उदासी थी। क्या सच में श्रद्धा के साथ वाला यह दिन फिर कभी लौट आएगा, या बस यह लड़की यादों में रहेगी? अब मनोज को पता नहीं। उसके होंठ अब सिले हुए थे। श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर चल दी। मनोज वहीं खड़ा रहा। मनोज श्रद्धा को तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ताज एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में अपना सामान बोरियों में भरकर मनोज और पांडे वापस ग्वालियर की ओर चल दिए। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने दिल्ली जाने वाला मनोज वापसी में श्रद्धा के प्यार को अपने मन में बसाए लौट रहा था। उसे अपना मन भरा भरा सा लग रहा था। वह सोचने लगा कि यदि पहले ही अटेम्प्ट में वह IAS या IPS बन जाए तो श्रद्धा से कितनी आसानी से कह सकता है कि वह उससे प्यार करता है। पीली कोठी में दोनों ने फिर से एक कमरा किराए से ले लिया। 2 दिन बाद मनोज भोपाल मुख्य परीक्षा देने चला गया। दीप सोनी भोपाल में ही DSP थे और सरकारी आवास में रहते थे। उनके यहाँ रुककर मनोज पेपर दे आया। सामान्य अध्ययन और कंपलसरी इंग्लिश पेपर के बाद 10 दिन का गैप था। वह पेपर देकर वापस ग्वालियर आ गया।
सामान्य अध्ययन के पेपर में वह एकदम से सटीक उत्तर नहीं लिख पाया था। वह पहले ही अटेम्प्ट में IAS या IPS बनने की कल्पना कर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी कल्पना को अब थोड़ा छोटा कर दिया था। अब वह सोचने लगा कि यदि उसके आगे के पेपर अच्छे चले जाएं तो वह भले ही IAS या IPS न बन पाए, पर उसे इनकम टैक्स या सेंट्रल एक्साइज या कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही सकती है। पहली बार में छोटी पोस्ट मिलने से अगले अटेम्प्ट को प्रॉपर IAS या IPS बना जा सकता है। पीली कोठी में अविनाश मुदगल नाम के लड़के ने पढ़ाई के लिए कमरा किराए पर लिया था। उसने इसी साल BCom किया था। उसने मनोज के सामान्य अध्ययन और इंग्लिश कंपलसरी के पेपर चेक किए। अविनाश के पूछने पर मनोज ने बताया, मुझे लगता है कि इंग्लिश में तो मैं पास हो जाऊंगा। मैंने टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे बहुत अच्छा लिखा है। अविनाश ने पेपर देखते हुए मनोज से पूछा, मनोज कहाँ है टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे? अविनाश भाई, आप ठीक से पेपर नहीं देख रहे हैं, पीछे के पेज पर देखो, तीसरे नंबर पर है, मनोज ने आत्मविश्वास से कहा। इस ऐसे में मैंने बहुत विस्तार से टेररिज्म के बारे में लिखा है। टेररिज्म के कारण उसके इंडिया पर इम्पैक्ट, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, डिफरेंस बिटवीन कश्मीर एंड पंजाब टेररिज्म। मनोज ने जोश और उत्साह से परीक्षा में लिखे गए अपने ऐसे की विशेषताएं अविनाश को गिनाई। अविनाश अभी भी पेपर के टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक ढूंढ रहा था, पर जब वह ऐसे नहीं ढूंढ पाया तो मनोज ने पेपर लिया और उस स्थान पर उंगली रख दी जहां पर वह टॉपिक लिखा था। ये रहा। तुम देख नहीं पा रहे अविनाश? मनोज ने अविनाश को खींचते हुए कहा। अविनाश ने उस स्थान को देखते हुए कहा जहां मनोज ने उंगली रखी हुई थी। यह तो टूरिज्म इन इंडिया है। मनोज ने जब दोबारा ध्यान से पेपर पढ़ा तो वहां टेररिज्म इन नहीं, टूरिज्म लिखा हुआ था। मनोज को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वह जिस ऐसे को सही समझ रहा था वह गलत हो गया था। वह टूरिज्म और टेररिज्म के स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गया था। मनोज को लगा कि उसके भीतर का खून ही सूख गया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस पेपर में पास नहीं हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट की एक भी कॉपी चेक नहीं होगी। गलत विषय पर ऐसे लिखने पर निश्चित ही वह इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में फेल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसकी प्रीलिम्स क्लियर हुई थी, क्या वह इस तरह बर्बाद हो जाएगी? मनोज अपने कमरे पर जाकर रोने लगा। वह समझ गया कि इंग्लिश ने एक बार फिर उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। ऐसे ही उसकी उम्मीद थी जिसमें 100 में से उसे 0 नंबर मिलेंगे। ग्रामर तो वैसे भी वह अच्छा नहीं कर पाया था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से धराशायी हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह आगे के पेपर नहीं भोपाल देने नहीं जाएगा। जब कॉपियां ही चेक नहीं होगी तो पेपर देने का लाभ ही नहीं। हिंदी साहित्य और इतिहास के पेपर देने मनोज भोपाल नहीं गया। पहला अटेम्प्ट एक घटिया प्रयोग के तौर पर इंग्लिश की बलि चढ़ गया। अब फिर से 1 साल की मेहनत सामने है। मनोज को फिर से प्रीलिम्स की शुरुआत करनी है। दुख का दौर फिर से शुरू हो गया। मनोज अपनी इस असफलता को किस मुंह से श्रद्धा को बताएगा? इच्छा होने के बावजूद मनोज श्रद्धा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पीली कोठी में रहने वाले लड़कों ने उत्तर प्रदेश PSC का प्रीलिम्स परीक्षा दी। मनोज पांडे, अविनाश गुप्ता सभी की UP प्रीलिम्स क्लियर हो गई। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा बर्बाद होने से हताश मनोज ने उत्तर प्रदेश PSC की प्रीलिम्स क्लियर करने के कारण अपने भीतर फिर से उम्मीद को जगाया। रेगिस्तान में तड़पते हुए आदमी को जैसे 2 बूंद पानी मिल गई थी, उसके सामने फिर से एक मुख्य परीक्षा देने का लक्ष्य था। भले ही वह मुख्य परीक्षा सिविल सर्विस की न होकर किसी स्टेट PSC की ही हो। इस उम्मीद से पैदा हुए आत्मविश्वास के कारण उसकी इच्छा एक बार फिर श्रद्धा से बात करने की होने लगी। मनोज श्रद्धा को भुला नहीं पा रहा था। रह रहकर उसकी याद मनोज को सता रही थी। उसने तय किया कि वह आज श्रद्धा से जरूर बात करेगा। उसने श्रद्धा के घर का फ़ोन नंबर ढूंढा, पर बहुत कोशिश करने पर भी नंबर नहीं मिला तो वह निराश होकर पलंग पर बैठ गया। मनोज को परेशान देख पांडे ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो मनोज? सिविल सर्विस की परीक्षा तो हो गई, UP सिर पर है, पढ़ लो, कहाँ भटक रहे हो? मनोज श्रद्धा में डूबा हुआ था। श्रद्धा का फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है, मुझे उससे बात करना है। पांडे ने अपनी किताब बंद कर दी और वार्ता की मुद्रा में बैठ गया। तो कर लो बात।
बात करने किसने रोका है? पर कहोगे क्या, हेलो श्रद्धा, मैं फेल हो गया हूँ, 12th के बाद मैं कंपलसरी इंग्लिश पेपर में भी फेल हो गया हूँ, टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर ऐसे लिखाया, करो करो फ़ोन करो, मेरी भी बात कराना। पांडे ने श्रद्धा को फ़ोन करने की एक्टिंग करते हुए मनोज से कहा। जब मनोज ने इस व्यंग्य पर कुछ नहीं कहा तो उसने अपनी अधूरी बात मनोज से फिर से कही। मनोज जी, असफल लड़कों को प्यार नहीं मिलता। अगर श्रद्धा से प्यार करना है तो पढ़ाई करो, यूपी में सेलेक्ट हो जाओ, तब श्रद्धा तुमसे प्यार कर लेगी, अभी तो दुत्कार ही देगी। पांडे ने प्यार में असफल विषय पर यथार्थवादी भाषण मनोज को दे दिया। तभी कमरे में गुप्ता और अविनाश आ गए। पांडे ने कमरे में सबसे कम उम्र पर दिमाग में सबसे तेज अविनाश मुद्गल से बातें किया। आज की चर्चा का विषय प्यार है। अविनाश जी, प्यार के विषय में आपके क्या विचार हैं? अविनाश पढ़ाई में गंभीर और दुनियादारी के झंझटों से दूर रहने वाला लड़का था। उसे इस तरह की निरर्थक चर्चाओं में कोई रुचि नहीं थी। पढ़ लो सालों, 5-6 महीने बाद यूपी मुख्य परीक्षा होने वाली है, तुम्हें अभी भी प्यार करना है? अविनाश ने छूटते ही गाली दी। लेकिन पांडे ने जब एक बार फिर अविनाश से प्यार पर अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया तो अविनाश ने जवाब देना शुरू किया। पहला बिंदु, प्यार एक जोंक है जो विद्यार्थी से उसी समय चिपकती है जब उसे अपना सबसे ज़्यादा समय पढ़ाई में देना होता है। और दूसरा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, यह महज अभावों का आकर्षण है। अभाव माने समझ रहे हैं ना पांडे? जो चीज़ हमारे पास नहीं है होती उसी का आकर्षण है। मनोज को अविनाश की यह फिलॉसफी पसंद नहीं आई। उसने विरोध किया। मेरे लिए प्यार आंतरिक शक्ति है जो मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गुप्ता को अविनाश के स्थान पर मनोज की बात पसंद आई थी। उसने कहा, वाह मनोज जी, क्या बात कही है, मेरी मुंह की बात छीन ली। अविनाश को क्या पता प्यार के बारे में, कभी प्यार किया हो तो जाने। प्यार के बारे में ये निरक्षर हैं। अविनाश को गुप्ता का मजाक पसंद नहीं आया। वह गंभीर हो गया। उसने उसी गंभीरता से कहा, पहले सेलेक्ट हो जाओ, फिर कर लेना प्यार। अगर प्यार करोगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, इसलिए सब छोड़कर केवल पढ़ाई करो। किताब सामने रखकर प्रेमिका के बारे में सोचने से सिलेक्शन नहीं होता। कमरे में सन्नाटा खींच गया। अब किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। इस गंभीर चर्चा में किसी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इंग्लिश आगे कोई रुकावट न डाले, इसके लिए मनोज और पांडे ने मनोज के पुराने दोस्त रविकांत द्विवेदी की इंग्लिश कोचिंग में एडमिशन ले लिया। कोचिंग में 6 लड़कियां और 10 लड़के थे। एक दिन रविकांत सर ने क्लास में योगिता नाम की लड़की को किसी बात पर खूब डांटा। योगिता की आंखों में आंसू बहने लगे। आंसू बहाती योगिता पांडे को अचानक महसूस होने लगी। आज पहली बार पांडे ने देखा कि योगिता की आंखें दूसरी लड़कियों से बड़ी और खूबसूरत हैं। इन बड़ी आंखों में पांडे डूब गया। मनोज के प्यार के विरोधी पांडे को आज अचानक योगिता से प्यार हो गया। पांडे को भी इस समय पढ़ाई की सख्त जरूरत थी, पर पढ़ाई के सबसे जरूरी समय में प्यार की जोंक उससे चिपक गई थी। अविनाश द्वारा कही गई प्यार के विषय में पहली बात पांडे के संदर्भ में सही सिद्ध हो रही थी। मनोज को यह जानकर सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पांडे अब श्रद्धा के विरोध नहीं करेगा। पांडे ने योगिता से दोस्ती बढ़ाने के प्रयत्न शुरू कर दिया। मनोज पांडे की मदद करने के लिए तत्पर था। दोनों प्रतियोगियों के पास वक्त की कमी थी, जिस कारण योगिता को पांडे से प्यार करने के लिए राजी करने में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसलिए योगिता के मन की थाह लेने दोनों एक दिन उसके घर पहुंच गए। योगिता ने मनोज से कहा, रवि सर आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आप लोग जरूर पीएससी में सेलेक्ट हो जाओगे। मनोज ने वक्त बर्बाद न करते हुए पांडे को एक योग्य प्रेमी के रूप में योगिता के दिल में स्थापित करने की कोशिश की। मेरा तो पता नहीं, पर पांडे जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। लेखन क्षमता बहुत अच्छी है इनकी। कॉलेज में निबंध लेखन प्रतियोगिता में हमेशा फर्स्ट आते थे। मनोज ने पांडे के विषय में एक काल्पनिक झूठ बोल दिया। पांडे के व्यक्तित्व में यह झूठ 4 चांद लगा दिया था। इसलिए मनोज द्वारा पूर्व में बोले गए झूठ का विरोध करने वाला सिद्धांतवादी पांडे इस झूठ का खंडन नहीं किया। मनोज ने इस झूठ का तत्काल असर हुआ। योगिता ने पांडे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पांडे को
प्यार की ऐसी स्पीड की उम्मीद नहीं थी। वह योगिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि मामला सेट हो रहा है। योगिता उसमें रुचि ले रही है। योगिता की मम्मी ने पोहे की प्लेट मेहमान के वेश में आए प्रेमियों के सामने रख दी। कुछ देर कमरे में चुप्पी रही। मनोज ने पांडे को देखा कि पांडे योगिता से कुछ कहे, पर पांडे पोहे खाने में व्यस्त रहा। मनोज ने पांडे को इशारा किया कि वह बातचीत आगे बढ़ाए। मनोज के इशारे से हड़बड़ाए पांडे ने योगिता से कहा, तुम्हारी मम्मी पोहे बहुत अच्छी बनाती है, मैंने आज तक इतने अच्छे पोहे नहीं खाए। मनोज जी के गांव में तो पोहे बनते ही नहीं, ग्वालियर आकर ही इन्होंने पहली बार पोहे खाए हैं। हा 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 हा। मनोज ने सिर पीट लिया। पांडे समदर्शी था। वह योगिता से भी वैसी ही बातें कर रहा था जैसे वह त्यागी जी या अविनाश से करता था। योगिता के कमरे में एक सितार रखा था। सितार को देखकर पांडे की कुछ कहने की इच्छा हुई। उसने कहा, सितार कौन बजाता है? मैं कभी कभी बजाती हूँ, योगिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा। संगीत हमारे मन को बहुत सुकून देता है। मैं एक अच्छा गायक तो नहीं हूँ, पर एक अच्छा श्रोता जरूर हूँ, उसने योगिता से कहा। योगिता को पांडे का मजाक अच्छा लगा। उसने कहा, अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो अच्छा गायक सुनाएगा किसे? पांडे ने योगिता के घर से विदा लेते समय कहा, अगली बार तुम्हारा सितार सुनेंगे। पांडे ने एक बार और घर में आने की भूमिका बना दी। मतलब उसने यह बता दिया कि अब रिश्ता लंबा चलना है, आना जाना लगा रहेगा। इतना कहकर उसने एक भरी हुई नज़र योगिता के चेहरे पर डाली। योगिता की बड़ी आंखें झुक गई और वह मुस्कुरा दी। प्यार का अंकुर मन में लिए पांडे मनोज के साथ पीली कोठी आ गया। पांडे ने वापस आकर अपने कमरे में फैली किताबों को अजनबी निगाहों से देखा। कुछ किताबें पलंग पर खुली पड़ी थी, जिन्हें वह प्यार की तलाश में निकलने से पहले खुला छोड़ गया था। इन किताबों को उसने बंद करके रख दिया। दीवार पर चिपके टाइम टेबल में यह समय मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को पढ़ने का था। आज दोनों योगिता से बात करने में वह समय बिता आए थे, इसलिए अब दोनों को पढ़ाई की चिंता सताने लगी। दिसंबर शुरू हो चुका था और मई के पहले रविवार को सिविल सर्विस की प्रीलिम्स और उसके बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी है। पांडे ने बगल के कमरे में झांक कर देखा। वहां अविनाश मुदगल अपनी किताब में डूबा हुआ था। एक अजीब सा अपराध बोध दोनों को महसूस हुआ। दोनों ने किताब उठाई और पढ़ने लग गए। छूट चुकी मुगल अर्थव्यवस्था आधा घंटा पढ़ने के बाद पांडे के दिमाग में फिर से योगिता घूमने लगी। उसने इतिहास की किताब किनारे रख दी और आंखें बंद करके लेट गया। अब मामला सामने का था। दोनों प्यार में डूब चुके थे और सामने परीक्षाएं थी। पांडे ने हाल ही में रिलीज फिल्म मोहब्बतें का गाना अपने टेप में चालू कर दिया, जिसके बोल थे, सोनी सोनी अखियों वाली। गाना सुनकर वह योगिता की बड़ी और सोनी अखियों में डूब गया। गुप्ता पीली कोठी में नए नए आए दो लड़कों को परीक्षा की तैयारी के गुर समझा रहा था। वह तल्लीन होकर नौसिखिए लड़कों को ज्ञान दे रहा था। मैंने और दीप सोनी ने साथ ही इंटरव्यू दिया। वो तो इंटरव्यू के दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले, नहीं तो मैं भी दीप की तरह आज कहीं डीएसपी होता। गुप्ता ने उन लड़कों को आगे प्रेरित करते हुए कहा, तुम लोग मेरे बताए गए तरीके से पढ़ाई करोगे तो देखना तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। हिस्ट्री में उत्तर कैसे लिखा जाता है यह तो मैंने ही दीप को सिखाया था, तब जाकर हिस्ट्री में अच्छे नंबर आ पाए। उसके चेला था मेरा। दोनों लड़के गुप्ता के झूठ पर टिके विराट व्यक्तित्व के से प्रभावित हो चले थे। तब तक अविनाश एक नए लड़के के साथ गुप्ता के कमरे में आ गया। पीछे पीछे पांडे और मनोज भी आ गए। अविनाश ने गुप्ता से कहा, ये नवल भल्ला है, ये भी पीली कोठी में रहकर तैयारी करना चाहता है। गुप्ता उत्साहित होकर बोला, बहुत बढ़िया, यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। तुम्हें पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। इंटरनेशनल रिलेशन में तो पूरी पीली कोठी में मेरा डंका बजता है। किसी को कुछ भी समस्या आती है मुझसे ही पूछते हैं, क्यों अविनाश? गुप्ता ने नवल को नौसिखिया मानते हुए अपने आप को विषय विशेषज्ञ घोषित कर दिया और अविनाश को अपनी योग्यता की स्वीकृति चाहिए। अविनाश ने गुप्ता का भ्रम बनाए रखते हुए कहा, पीली कोठी क्या, गुप्ता का तो पूरे ग्वालियर में डंका बजता है। गुप्ता के वक्तव्य को नवल ने चुनौती के रूप में ले लिया। नवल ने गुप्ता के साथ साथ पूरी पीली कोठी की ग्रेविटी जांचने का मन बना लिया। उसने अपने नोट्स निकाल लिए और एक प्रश्न इस समूह के सामने उछाल दिया, अच्छा बताइए,
अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। भारत सरकार ने उनके किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौता हुए। यह पूरी पीली कोठी की परीक्षा का अवसर था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ गुप्ता को नवल के इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, इसलिए प्रश्न सुनते ही उसे भूख लग आई। समय का सदुपयोग करते हुए गुप्ता किचन के भोजन की प्लेट ले आया, जिसमें आलू की सब्जी और घी में डूबी 4 रोटियां रखी थी। गुप्ता के गांव में भैंस पली हुई थी, इसलिए उसे घी की कोई कमी नहीं थी। औपचारिकतावश गुप्ता ने मेहमानों से भोजन के लिए पूछा, जिससे सभी मेहमानों ने शर्मवश मना कर दिया। गुप्ता को नवल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर की ओर छोर कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने खुद को इस परीक्षा से अलग ही मान लिया। गुप्ता विरक्त भाव से घी की डूबी रोटियां खाता रहा। नवल ने चुनौती की तरह अपना प्रश्न फिर से याद दिलाया। बताइए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा थी, इतना तो पता होनी ही चाहिए। गुप्ता जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेष रुचि रखते हैं, आपको तो पता होनी ही चाहिए। नवल ने जब यह बात गुप्ता से पूछी तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था। नवल की चुनौती के कारण गुप्ता रोटी चबाना भूल गया और बड़ी बड़ी आंखें करके उत्तर याद करने की सफल अभिनय करने लगा, पर उसे इस प्रश्न का उत्तर पता ही नहीं था। फिर भी उत्तर याद करने का गुप्ता का अभिनय ऐसा था, बस उत्तर उसकी जुबान पर आ ही रहा है, लेकिन मुंह में रोटी होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा। नवल ने वहां बैठे अविनाश, मनोज और पांडे को ललकारा। आप लोगों को पता है? किसी को उत्तर पता नहीं था। किसी को यह उम्मीद भी नहीं थी कि पहली बार मिलने वाला लड़का उनकी परीक्षा ले सकता है, पर नवल कट्टर था। उसने सभी परीक्षार्थियों को पराजित होते देख विषय बदला नहीं, पर उसने दया करके प्रश्न को थोड़ा सरल कर दिया। चलिए, नाम ही बता दीजिए जापानी प्रधानमंत्री का। नवल की नज़र में सरल प्रश्न शेष लोगों की नज़र में जटिल बना रहा। प्रश्न सुनकर लोगों के चेहरे के भावों को कोई बदलाव नहीं आया। पहले प्रश्न जैसी स्थिति ही बनी रही। इस सरल प्रश्न के उत्तर भी चारों नहीं जानते थे। गुप्ता इस प्रश्न का बेहतर उपयोग नहीं किया। वह झूठे बर्तन मांजने चला गया। सभी ने नवल के सामने हथियार डाल दिए। नवल ने अपनी पढ़ाई युद्ध की तैयारी की तरह की थी। आज मौका पाते ही वह सामने बैठे लड़कों को अपना दुश्मन मानते हुए उन पर टूट पड़ा। नवल को लग रहा था कि उसने अपने हथियारों से अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट दिया है और उसके दुश्मन युद्ध भूमि में पड़े तड़प रहे हैं। विजयी मुस्कान लिए नवल ने अपने लहूलुहान दुश्मनों से कहा, तुम लोगों को इतना भी पता नहीं यार? उनका नाम है जूनिकिरो कोइजुमी। वे नीला कोट और लाल टाई पहनकर भारत आए थे। नवल का उत्तर सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। इतना सूक्ष्म अध्ययन कैसे कर सकता है कोई? सभी को नवल भयावह लगने लगा। मनोज और पांडे के पास इस पराजय के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नवल अगले दिन अपना सामान ले आया और पीली कोठी में कमरा लेकर रहने लगा। नए साल के पहले दिन की उमंग ने मनोज को विचलित कर दिया। नए साल पर अगर वह श्रद्धा से बात नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? नए साल का बहाना उसके लिए एक अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। उसने जब पांडे को अपना दर्द बताया तो योगिता के प्यार में डूबे पांडे को उसके प्यार का दर्द सच्चा लगने लगा। पांडे की इच्छा मनोज की सहायता करने की होने लगी। उसने काफ़ी देर तक कमरे में श्रद्धा का फ़ोन नंबर ढूंढा, पर नंबर नहीं मिला। योगिता के प्यार के कारण दयालु हो चुका पांडे मनोज से कहता जा रहा था, मनोज परेशान मत हो, श्रद्धा का नंबर मिल जाएगा। 15 मिनट मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं मिला। उदार पांडे को मनोज का दुखी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसके उर्वर दिमाग ने एक तरकीब मनोज को बताई। मनोज, विकास सर की कोचिंग में जरूर होगा श्रद्धा के घर का नंबर। पांडे की तरकीब सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। दोनों दृष्टि कोचिंग का नंबर लेकर एसटीडी पर चले गए। मनोज को दृष्टि कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम अच्छे से जानती थी। उसे लगा कि उसे कोचिंग से श्रद्धा का नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसने दृष्टि कोचिंग में फ़ोन लगाया। एक महिला की आवाज़ आई, नमस्कार, दृष्टि कोचिंग से बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मनोज ने आत्मविश्वास से कहा। नमस्कार मैडम, मैं मनोज ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मैंने दृष्टि में कोचिंग की है। मेरी मित्र श्रद्धा भी दृष्टि में पढ़ती थी। उनका फ़ोन नंबर मिल सकता है क्या? मैडम मनोज के आत्म परिचय से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई।
मैडम ने उत्तर दिया, जी नहीं, हम किसी का फ़ोन नंबर नहीं दे सकते। मनोज को लगा कि मैडम ने उसे पहचाना नहीं। उसने मैडम को अपना परिचय फिर से याद दिलाया। आप वर्मा मैडम बोल रही हैं ना? मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ, ग्वालियर से। महिला ने रूखे स्वर में मनोज को जवाब दिया। वर्मा मैडम आज कोचिंग में नहीं आई, मैं राखी बोल रही हूँ। श्रद्धा का फ़ोन नंबर लेने की मनोज की यह आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैडम, आप समझ नहीं रही, श्रद्धा से बात करना बहुत ज़रूरी है। उनके IAS का परीक्षा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसी के बारे में बात करना है। मनोज ने अपने पुराने पर अब तक न भूले उपयोगी हथियार झूठ का प्रयोग किया, पर आज उसका यह हथियार बेकार चला गया। उसकी बात पूरी होती उसके पहले ही दूसरी तरफ से उसने अपने काम में परिपक्व महिला ने फ़ोन पटक दिया। उसने गुस्से में फिर से फ़ोन लगाया। उसे लगा कि विकास सर उसकी बहुत तारीफ़ करते थे, इसलिए इस बार सीधे विकास सर से ही बात करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि विकास सर उसे निराश नहीं करेंगे। मनोज ने महिला से कहा, विकास सर से बात कराइए, मैं उनका स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मैंने इस बार IAS मेंस दिया है। उसे लगा कि मेंस का नाम सुनकर महिला उसे जरूर महत्व देगी और विकास सर से बात करा देगी, लेकिन अप्रभावित महिला ने यंत्रवत जवाब दिया, सर छुट्टी मनाने राजस्थान गए हुए हैं। यह सुनकर मनोज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। बात वहीं आ गई जहां से चली थी। सारी मेहनत बेकार हो गई। श्रद्धा का फ़ोन नंबर नहीं मिला। प्यार की तलाश में असफल हुए मनोज का दुखी चेहरा देखकर पांडे भी दुखी हो गया। मनोज के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने को आतुर पांडे ने रास्ते में फिर एक नई सलाह मनोज को दे डाली। मनोज, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तुम्हें अल्मोड़ा की ओर कूच करना चाहिए। श्रद्धा को अपने दिल का हाल सुनाए बिना अब तुम नहीं रह सकते। ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर है। कैसे जाएगा वह? फिर अल्मोड़ा में श्रद्धा से मिलेगा कैसे? क्या सीधे उसके घर चला जाएगा? उसके मम्मी पापा क्या कहेंगे? कैसे होंगे उसके मम्मी पापा? वह श्रद्धा से क्या कहेगा? वह क्यों आया है? केवल फ़ोन नंबर लेने? मनोज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे, अल्मोड़ा जाना आसान नहीं है। मैं कैसे जाऊंगा इतनी दूर? उसके मन में अल्मोड़ा के नाम से भय और घबराहट पैदा हो गई। यहाँ से दिल्ली तक ट्रेन से और फिर दिल्ली से बस से, सिंपल। पांडे ने मनोज की जटिल समस्या का सरल समाधान प्रस्तुत करते हुए उसे परिवहन का चार्ट समझाया, लेकिन मनोज अभी भी दुविधा में था। मनोज को दुविधा में देख पांडे ने फिर उसे समझाया, मनोज, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते। नदी नाले पहाड़ पर्वत सब लांग जाते हैं और तुम अल्मोड़ा तक नहीं जा पा रहे हो। है कितना दूर अल्मोड़ा? अभी निकलो तो सुबह अल्मोड़ा पहुंच जाओगे। योगिता के प्यार में डूबे पांडे को अब दुनिया के सारे प्रेमी अपने दर्द नजर आ रहे थे, जिनकी मदद करने को वह उतावला हो रहा था। पांडे द्वारा कठिन यात्रा की सरलीकरण से मनोज को बल मिला। उत्साहित होकर मनोज अल्मोड़ा जाने के लिए तैयार हो गया। पांडे के पास हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स पड़े हुए थे। दुश्मन के एरिया में घुसने के लिए हथियार सौंपने की तरह पांडे ने मनोज को हिंदी के नोट्स देते हुए कहा, मनोज, ये नोट्स रख लो। ये नोट्स श्रद्धा के घर में घुसने की तुम्हारी मदद करेगा। साथ ही उसने 500 रुपये भी मनोज को दिए। कुछ पैसे मनोज के पास भी थे। वह मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ाया। मनोज को छोड़ने के बाद पांडे ने STD से योगिता को फ़ोन लगाया और हंस कर देर तक बातें करता रहा। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या वास्तव में मनोज श्रद्धा से दोबारा मिल पाएगा। क्या मनोज श्रद्धा के घर अल्मोड़ा पहुंच पाएगा या उसे बाहर से ही भगा दिया जाएगा? क्या मनोज श्रद्धा को अपने मन की बात बता पाएगा या उसे और क्या परेशानियां आएंगी, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।